हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमएडी 2 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियां। इग्नू यूनिवर्सिटी मोस्ट वेरिएंट टॉपिक है सतत विकास की अवधारणा को समझने के लिए किन्हीं 4 परिमापों को विस्तार से समझाइए। मोस्ट वेरिएंट टॉपिक है। चलिए, सतत विकास के परिमापों से पहले हम सतत विकास की अवधारणा के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सतत विकास की अवधारणा 1960 में विकसित हुई, जब लोग पर्यावरण पर औद्योगिकीकरण के हानिकारक प्रभाव से अवगत हुए। सतत विकास आधुनिक समय की एक बहुचर्चित अवधारणा है। स्टूडेंट, सतत विकास ये एक आधुनिक अवधारणा है। सतत विकास का जन्म 1960 के दशक में हुआ। इसके उदय का सबसे बड़ा कारण था जब आज वर्तमान में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने से जब पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़े तो सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। औद्योगिकीकरण के कारण बड़े बड़े पर्यावरण, जो बड़े बड़े वन हैं, उनको सफाया करके बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई और उद्योगों से निकलने वाला जहरीला पानी, हवा से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दूषित हुआ और मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण पर कुप्रभाव डाला, जिसके संदर्भ में सतत विकास की अवधारणा अस्तित्व में आई। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति तथा उसके कारण आर्थिक क्रियाओं की धीमी गति होने के भय ने सतत विकास जैसी अवधारणा को जन्म दिया। वास्तव में सतत विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सतत और विकास, जिसका अर्थ होता है विकास इस प्रकार हो जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग उसे बिना नुकसान पहुंचाए करते हैं। वास्तव में सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसके अंतर्गत हम आज वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं कि इन प्राकृतिक संसाधनों से आज हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है और इनको हम आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी बचाकर रखते हैं। इसको हम सतत विकास कहते हैं। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। सतत विकास के परिणामों के माध्यम से सतत विकास की अवधारणा को समझना, उनसे संबंधित समस्याओं को स्पष्टीकरण और सक्रिय नीति सुझाव को अपनाने में सहयोग मिलता है। क्योंकि हम सतत विकास की अवधारणा के माध्यम से, जैसे कि सतत विकास की अवधारणा को समझना, इनसे संबंधित जो समस्या है उसको स्पष्ट समझना और सक्रिय नीति, जो सतत विकास के जो नीति सुझाव हैं उसको अपनाने में सहयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त सतत विकास की कार्यप्रणाली, जैसे कि कोयला, तेल, जल आदि जैसे संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीकों और औद्योगिक तथा विकास की नीतियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करती है। तो सतत विकास हमारे ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बचाती है जिससे मानवीय अस्तित्व खतरे में न पहुंचे। सतत विकास की अवधारणा इन प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली भावी जो भविष्य में जो पीढ़ियां आने वाली हैं उनको उसका लाभ पहुंचाती है और ये सतत विकास की अवधारणा एक बहुचर्चित अवधारणा के रूप में प्रस्तुत हुई है और इस सतत विकास को अपनाना सभी देशों को अनिवार्य हो गया है। चलिए अब बात करते हैं सतत विकास के परिमाप। पहला परिमाप है ग्रहण क्षमता की अवधारणा, दूसरी है अंतःपीढ़ीय समता तथा न्याय, तीसरी है अंतरापीढ़ी समता तथा न्याय और लैंगिक असमानता। तो चलिए बात करते हैं ग्रहण क्षमता की अवधारणा किसे कहते हैं। इसका पहला परिमाप है, इसे थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ग्रहण क्षमता से हमारे प्राय पृथ्वी की मनुष्य को अनिश्चित काल तक सतत रखने की धारणा क्षमता से। आपको पता है ग्रहण क्षमता जो हमारी पृथ्वी पर आज ये जो एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो एक चक्र है, मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, जमीन, धरती, पहाड़, ये सब ग्रहण क्षमता के अंतर्गत आती है। लेकिन मनुष्य अपनी लालच से या अपनी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हम पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगाड़ रहे हैं। जैसे पृथ्वी की ग्रहण क्षमता को मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का वितरण आसमान है। ये तो आप जानते हैं कि आज पृथ्वी पर जो संसाधन है मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले,
उसका असमान वितरण है। देख लो, आज पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करें, पूरे विश्व में किसी पे देश में संसाधन ज़्यादा है, किसी पे कम है, किसी के पास जल ज़्यादा है, किसी देश के पास जल कम है, किसी के पास कोयला ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में पर्यावरण ज़्यादा है, किसी में कम पर्यावरण है। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी पर जो पर्यावरण है और संसाधन है, ये इसका असमान वितरण है। इसलिए मनुष्य जंगलों को नष्ट करके, नदियों को प्रदूषित करके आदि पृथ्वी की ग्रहण क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि इन संसाधनों का उपयोग ऐसी पद्धति से करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इसे ही ग्रहण क्षमता की अवधारणा कहते हैं। तो ग्रहण क्षमता यह है कि हमें पृथ्वी पर मौजूद पर्यावरण, नदियाँ, संसाधनों के दोहन को बचाना चाहिए और इसके अंधाधुंध प्रयोग से बचना चाहिए। नेक्स्ट है अंतपीढ़ीय समता तथा न्याय। तो अंतपीढ़ीय ये जो सतत विकास की दूसरी परिमाप है। अंतरपीढ़ीय क्षमता से तात्पर्य पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के मध्य है। इस प्रकार विचारपूर्ण उपयोग से है जिससे कि वर्तमान पीढ़ी भी इसका उपयोग करे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये कायम रहे। तो अंतपीढ़ीय समता तथा न्याय का तात्पर्य यही है कि ऐसे संसाधन का प्रयोग आज वर्तमान की जो पीढ़ी है इसका इस्तेमाल कर ले और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिले। इसे अंतपीढ़ीय समता कहते हैं। अंतपीढ़ीय क्षमता का संबंध निष्पक्षता और न्याय से है, जिसका संबंध एक ऐसे विचारपूर्ण संतुलन से है जिससे हमारी वर्तमान तथा भविष्य की भी आवश्यकताओं की भी पूरी हो सके। इस प्रकार अंतपीढ़ीय समता की अवधारणा का आशय यह है कि नीतियां इस प्रकार तय की जाए, यानी आज वर्तमान में हमें सतत विकास के लिए यानी संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें हमारी आज की भी आवश्यकताएं और हमारी भविष्य की आवश्यकताओं का तथा हमारे बाद विश्व में रहने वालों को बराबर ध्यान में रखा जाए और इन संसाधनों और पर्यावरण का जो लाभ है वो आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सके। तो ये अंतपीढ़ीय समता और न्याय आता है। ये तीसरा बात करते हैं अवधारणा सतत विकास का परिमाप जो है अंतरापीढ़ी समता तथा न्याय। तो अंतरापीढ़ी क्या होता है? अंतरापीढ़ी समता संसाधन प्रयोग में समता की एक अन्य अवधारणा है जिसका तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी के सदस्यों में आंतरिक तथा भूमंडलीय दोनों स्तरों पर संसाधन के उपयोग में निष्पक्षता होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा अंतरपीढ़ीय और अंतरापीढ़ी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अंतरापीढ़ी में ये बोला गया है जो आज हमारे संसाधन हैं, जितनी भी वर्तमान पीढ़ी है उसका प्रयोग यानी देश के अंदर और देश के बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए कि ना तो देश के अंदर उसका नुकसान हो, देश के नागरिकों को भी नुकसान नहीं पहुंचानी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर के देशों को भी उन संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है वर्तमान पीढ़ी के सदस्यों में आंतरिक तथा भूमंडलीय दोनों स्तरों पर यानी देश के अंदर और एक पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में संसाधन के उपयोग में निष्पक्षता होनी चाहिए। ना तो देश के अंदर उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए, ना ही भूमंडलीय स्तर पर भी हमें संसाधनों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। वर्तमान की अंतरापीढ़ी चिंता का मुख्य विषय भूमंडलीय संसाधन का अति दोहन से संबंधित मुद्दे तथा पर्यावरण पतन तथा ह्रास के लिए उत्तरदायित्व है। तो इस अंतरापीढ़ीय समता तथा न्याय के अंतर्गत हमें संसाधनों को देश के आंतरिक और भूमंडलीय स्तर पर इनका दोहन से बचाना चाहिए। इसे ही कहते हैं अंतरापीढ़ीय समता तथा न्याय। ये तीसरा परिमाप है। अब बात करेंगे हम सतत विकास के चौथे परिमाप के बारे में, लैंगिक असमानता यानी विषमता। तो लैंगिक असमानता की क्या बात है देखते हैं। सततशीलता पर्यावरण की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि संसाधनों पर सबकी पहुंच हो सके। तो यहाँ पर सतत विकास के परिमाप के अंदर जो लैंगिक विषमता है यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पर्यावरण की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि जो संसाधन है उन संसाधनों पर समाज के सभी वर्ग और लिंग वर्ग की पहुंच हो, जैसे कि पुरुषों के साथ स्त्रियों की भी भागीदारी हो। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा विस्तार से, जिसके लिए नीतियों में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर लिंग असमानता व विभेद को कम करना होगा।
क्योंकि आज आप देखते हो, आज अगर हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र पर अगर हम देखें तो हम लिंग असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ये लिंग असमानता को ख़त्म करना पड़ेगा। मानव विकास रिपोर्ट में ये माना गया है कि विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्त्री और पुरुषों को हमें समानता देनी होगी। मृत्यु दर के आंकड़ों का अध्ययन करने पर ये पता चलता है कि महिला मृत्यु दर पुरुषों के से कहीं अधिक है, क्योंकि आज हमने पुरुष और महिलाओं में इतना भेद डाल रखा है कि आज देख लो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है, क्योंकि महिलाओं को हमने पुरुषों के समान सुविधाएं नहीं दे रखी। यह लैंगिक असमानता का ही एक सबसे बड़ा उदाहरण है। लैंगिक भेदभाव के साथ साथ स्थान, जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भी भेदभाव पाए जाते हैं। तो ये हमने बात करी लैंगिक विषमता यानी सतत विकास के चौथे परिवार के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर से आपको बाई हेडिंग के आधार पर ये जो अंत्यपीढ़ीय समता तथा न्याय है और जो दूसरा अंतरापीढ़ी समता न्याय है, इन दोनों हेडिंगों को भी पूछकर आपको अंदर अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।